जी अस्सलामुअलैकुम मुबीन, आवाज़ आ रही है आपको बेटा? निम्रा आवाज़ आ रही है आपको? हैं? जी सारे ऑनलाइन आ जाए।
जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी की मैंने बात की थी। इसमें सबसे पहले आपके पास आरसीटी आ जाती है, ठीक है। ये मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। अच्छा, इसमें वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं कायनात, आप मुझे दे दें, या फातिमा के जो टॉपिक रह गए हैं वो मैं करवा दूँ आपको, ठीक है। क्लास आपने जो रिवाइज करना है ना टॉपिक, जो आपको लगता है कि उनको स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप मुझे बता दें, मैं आपको जब भी क्लास नेक्स्ट होगी हमारी तो उसमें मैं आपको कवर करवा दूँगी, ठीक है। अभी जो है वो आपका आरसीटी का टॉपिक है। इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन, एक इम्पॉर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन है, ठीक है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन जो है वो आ जाता होता है, तो इस वजह से ये मैं आपको बार बार करवाती हूँ कि आरसीटी जो है इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आरसीटी स्टैंड फॉर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टडी की एक टाइप है। अर्ली क्लिनिकल ट्रायल जो थे वो स्कर्वी पे किए गए थे, जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया। 1747 में जेम्स लैंड था जिसने ऑन द 20th of May 1747 कहता है कि आई टुक 12 पेशेंट्स इन दिस स्कर्वी ऑन द बोर्ड द सेल्सबरी एट सी, द केसेस वर एज सिमिलर एज आई कुड हैव देम, ठीक है। एंड हैड वन डाइट कॉमन टू ऑल, मतलब उसने विटामिन सी बेस्ड डाइट जो थी वो ऑलमोस्ट सबको दी, इन द फॉर्म ऑफ लेमन, इन द फॉर्म ऑफ सिट्रस जूस, इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से सी वाटर, ठीक है, ऑरेंज एंड बार्ले एंड नटमेग वाटर, ठीक है। मतलब दो पेशेंट उसने लिए और इन दो पेशेंट्स को उसने क्या किया कि विटामिन सी सोर्स बेस्ड जो है वो उसने मेडिकेशन स्टार्ट करा दी नेचुरल सोर्सेज से। अब ये वो डिज़ाइन है, ये वो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ का डिज़ाइन है जो कि आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ आ जाती हैं, एनालिटिकल स्टडीज़ आ जाती हैं, कोहॉर्ट स्टडीज़ आ जाती हैं और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आ जाती हैं। जो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है उसमें आप डिस्क्रिप्शन देते हो अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। एनालिटिकल स्टडीज़ जो है उसमें इकोलॉजिकल स्टडीज़ आ जाती हैं, क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ आ जाती हैं, केस कंट्रोल स्टडीज़ आ जाती हैं और कोहॉर्ट स्टडीज़ आ जाती हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आ जाता है आपके पास, इसको आरसीटी कहते हैं, फील्ड ट्रायल आ जाते हैं आपके पास और कम्युनिटी ट्रायल आ जाता है। अब हमने देखना है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ क्या होती हैं। इन ऑब्जर्वेशन स्टडी फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट, नो एक्शन इज टेकन, ठीक है। कोई एक्शन इसमें हम नहीं परफॉर्म करते, सिंपल हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। एपिडेमियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व ओनली द नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट, ठीक है। नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट को वो ऑब्जर्व करता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आर सिमिलर टू कोहॉर्ट स्टडीज़। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो है वो सिमिलर होती है कोहॉर्ट स्टडीज़ के, एक्सेप्ट दे इन्वॉल्व सम एक्शन, इंटरवेंशन एंड मैनिपुलेशन, ठीक है। और इसमें किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन इन्वॉल्व होती है, मैनिपुलेशन इन्वॉल्व होती है, या किसी किस्म का कोई एक्शन इन्वॉल्व होता है। To provide scientific proof of the etiological factor which may permit modification of control, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हैं कि किसी किस्म का कोई प्रूफ etiological risk factors को जो कि परमिट करता है मॉडिफिकेशन और कंट्रोल को, ठीक है। तो इसका ये मेन एम होता है कि आपने साइंटिफिक प्रूफ देना होता है रिगार्डिंग etiological factor। देन आ जाता है टू प्रोवाइड द मेथड ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज फॉर प्रिवेंशन, ठीक है। उसके बाद आप क्या प्रोवाइड करते हो, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हो, प्रिवेंशन रिलेटेड कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, और आप इम्प्रूव करते हो हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी को ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इसमें आपके पास आरसीटी है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, एंड नॉन रैंडमाइज और द नॉन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ भी कहते हैं और नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स को हम नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ का नाम भी देते हैं, ठीक है। एंड दोज डिपार्टेड फ्रॉम स्ट्रिक्ट रैंडमाइजेशन टू प्रैक्टिकल पर्पसेस, और जिसमें मतलब किस किस्म की रैंडमाइजेशन नहीं होती है आप उसको नॉन रैंडमाइजेशन, और इसमें उसने यही कहा कि नॉन रैंडमाइजेशन या नॉन एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, रैंडमाइजेशन नहीं करते, यानी कि पार्टिसिपेंट्स हैव नो इक्वल चांस टू रैंडमाइज इन वन ऑफ द टू ग्रुप, ठीक है। उनके पास ये चांस नहीं होता कि वो दोनों ग्रुप्स के अंदर जो है वो बाय चांस आए। दैन आपके पास आ जाता है इसका सिनोनिम, उसने बताया रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का, इसको सिनोनिम है ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी का, ठीक है। जॉन एम लास्ट 2001
an epidemiological experiment in which subjects in a population are randomly allocated into groups। ठीक है, सब्जेक्ट्स को जो है वो randomly allocate किया जाता है into groups usually called study and control group, जो कि study and control groups कहलाता है। To receive and not receive an experimental prevention or therapeutic procedure, मैन्यूअर और इंटरवेंशन। अब ये किसी किस्म का कोई प्रोसीजर भी हो सकता है, कोई मैन्यूअर भी हो सकता है, कोई इंटरवेंशन भी हो सकती है। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है डिजाइन ऑफ द रैंडमाइज्ड ट्रायल। डिजाइन रैंडमाइज्ड ट्रायल के ये हैं, सबसे पहले स्टडी पॉपुलेशन आप देखते हैं कि क्या है, उसके बाद रैंडमली आप असाइन करते हैं करंट ट्रीटमेंट एंड न्यू ट्रीटमेंट। करंट ट्रीटमेंट में देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई। ठीक है, इसी तरह से न्यू ट्रीटमेंट में भी देखते हैं आपकी इम्प्रूवमेंट आई है या कि नहीं आई। अब हायरार्की देखें अगर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन की, तो उसमें आपके पास मेटा एनालिसिस आ जाता है। मेटा एनालिसिस से मुराद ये है कि आप एक क्या करते हो, कंप्लीट उसको मेटा एनालिसिस यानी कि जिसमें 4, 5, 6, 7 स्टडीज इन्वॉल्व होती हैं, उसको मेटा एनालिसिस का नाम देते हैं। इसमें आपके पास सिस्टमेटिक रिव्यू आ जाता है। ठीक है, सिस्टमेटिकली आप रिव्यू करते हो चीज़ों को। उसके बाद नेक्स्ट इससे जो लेवल आ जाता है वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का, यानी कि जो आपके पास रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है वो आपके पास 3rd नंबर पे आता है। देन आपके पास आ जाती है कोहॉर्ट स्टडीज। कोहॉर्ट स्टडीज के बाद आपके पास आती है केस कंट्रोल स्टडीज, और केस कंट्रोल स्टडीज के पास आपके पास आ जाती है केस सीरीज या केस रिपोर्ट। एंड एट द एंड यू विल डू एनिमल रिसर्च, जो कि एक बेसिक लेवल की स्टडी होती है, और हम इसमें एनिमल रिसर्च मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि हम इसको गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं। ठीक है, वाई इट इज़ कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। सबसे पहले तो ये है कि आपने इसमें ग्रुप्स बनाने हैं और उन ग्रुप्स को कंपेयर करना है। ठीक है, आप कंपाउंडिंग से कंट्रोल करते हो, ठीक है, नॉन और अननोन, और प्रिवेंट करते हो सिलेक्शन बाइस को। ठीक है, अपने सिलेक्शन बाइस से उसको प्रिवेंट करना होता है। बेसिक स्टेप्स ऑफ RCT में जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि प्रोटोकॉल है, रेफरेंस और एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना है, रैंडमाइजेशन करनी है, इंटरवेंशन करनी है, फॉलोअप करना है और असेसमेंट करना है। ये आपके पास पॉपुलेशन हायरार्की है फॉर द इंटरवेंशनल स्टडी। सबसे पहले देखिए आपके पास आ जाती है रेफरेंस पॉपुलेशन। रेफरेंस पॉपुलेशन के बाद आ जाती है आपके पास एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन। एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन को उसने 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, एक्सक्लूडेड, रिफ्यूज्ड और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इनफॉर्म्ड कंसेंट। देन आपकी स्टडी पॉपुलेशन आ जाती है। स्टडी पॉपुलेशन के बाद आप क्या करते हो, स्टडी पॉपुलेशन को 2 चीज़ों में डिवाइड करते हो, इंटरवेंशन ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। इंटरवेंशन ग्रुप वो होता है जिसमें आपने कोई भी इंटरवेंशन करनी होती है, कोई भी फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, बिहेवियरल इंटरवेंशन, किसी भी किस्म की कोई इंटरवेंशन। देन आपके पास आ जाता है कंट्रोल। कंट्रोल ग्रुप में भी आपके पास लॉसेस टू फॉलोअप आ जाते हैं, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉस टू फॉलोअप में चली जाती हैं। और जो आपका है इंटरवेंशन ग्रुप, इसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि लॉस टू फॉलोअप में चली जाती है। एंड देन यू विल फाइनली कंक्लूड द आउटकम। देन आ जाता है आपके पास प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आपके पास आ जाता है रैशनल, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की आप बात करते हैं, सर्च क्वेश्चन की बात करते हैं, डिजाइन ऑफ द स्टडी, सिलेक्शन ऑफ द स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप। फिर आपके पास एथिक्स आ जाते हैं, यानी पेशेंट कंसेंट आ जाता है, एडवर्स इवेंट्स आ जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है और प्रोसीजर आ जाता है। देन आपके पास आ जाता है सिलेक्टिंग रेफरेंस एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन। जैसे कि हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो 2 तरह की होती है। एक में हम एक जो होती है वो आपकी रेफरेंस पॉपुलेशन होती है, और दूसरी जो होती है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन होती है। रेफरेंस और द टारगेट population to which the findings of the trial, if found successful, are expected to be applicable. For example, ड्रग है, वैक्सीन है। ठीक है, ये आपकी जो है वो रेफरेंस पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन वो होगी जिसके अंदर इतना पोटेंशियल होगा कि वो एक्चुअल पॉपुलेशन से हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एंड दैट इज एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो कि एक्चुअली करेगी। जैसे मैं कहती हूँ कि नर्सेज ऑफ द शालामार नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, लेकिन उसमें से मैं कहती हूँ कि BSN 3rd year इज द मोस्ट परफेक्ट एंड you can say the right class which can fulfill all the criteria of our research study। ठीक है, तो पूरी शालामार नर्सिंग कॉलेज में जो BSN 3rd year की नर्सिंग है वो क्या है कि वो आपकी एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन है। ठीक है, आपकी वो क्या है, और जो टोटल शालामार की नर्सिंग है वो रेफरेंस पॉपुलेशन है।
देन आ जाता है पार्टिसिपेंट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, मस्ट गिव इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, दे शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेटिव हो पॉपुलेशन का, ओवरऑल पॉपुलेशन का, शुड बी क्वालिफाइड और एलिजिबल फॉर द ट्रायल, ठीक है, और वो क्वालिफाइड हो और एलिजिबल हो ट्रायल के लिए। लेट्स सी नाउ इमेज ट्रू और फॉल्स टेस्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, मतलब ये उसने रैंडमाइजेशन की बात की है कि आपने किस तरह से जो है वो रैंडमाइजेशन करनी है आप। अच्छा, और रैंडमाइजेशन का जो मेन पर्पज है वो ये है कि आपको बिल्कुल भी आप मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल होते हो, ठीक है, आपकी प्रिडिक्शन इस तरह से नहीं होती कि आप कह सको कि व्हाट इज द नेक्स्ट असाइनमेंट, ठीक है, या कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है कि जिसको नेक्स्ट असाइनमेंट असाइन की जाएगी, ठीक है, मतलब यू आर नॉट डैम श्योर अबाउट दिस, तो इसीलिए इसको हार्ट ऑफ द कंट्रोल ट्रायल कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो कौन है, ठीक है, मतलब हमें बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं होता, क्योंकि हम कह लें कि ये रैंडमाइजेशन का मकसद ही ये होता है ताकि बाइसनेस ना आए किसी किस्म की, ठीक है। ये हार्ट ऑफ द कंट्रोल ट्रायल है। प्रोसीजर इसका ये है कि पार्टिसिपेंट्स आर एलोकेटेड इनटू स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप्स, ठीक है, उसको पार्टिसिपेट जो है वो उनको कर दिया जाता है स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप में। एलिमिनेट बाइस एंड अलाउज कंपेरेबिलिटी, ठीक है, बाइस को खत्म करना है और अलाउ करना है कंपेरेबिलिटी को। बोथ ग्रुप शुड बी अलाइक विद रिगार्ड्स टू सर्टेन वेरिएबल्स that might affect the outcome of the experiment, best done by using table of the random number। random number का टेबल जो है आप वो यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करने के बाद जो है वो आप रिजल्ट कंक्लूड करेंगे। both should be alike with regards to certain variables that might affect the outcome of the experiment। अब ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं और वो कहता है कि दैट माइट इफेक्ट द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंट के आउटकम के ऊपर जो है वो जिसका इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मैनिपुलेशन या इंटरवेंशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप डिलिबरेट एप्लीकेशन और विड्रॉल और रिडक्शन ऑफ द सस्पेक्टेड कॉजल फैक्टर करते हो। इट क्रिएट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में आपके पास फार्मास्यूटिकल भी हो सकती हैं, डिवाइसेस भी हो सकते हैं, प्रोसीजर भी हो सकते हैं, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, यानी कि कोई डिवाइस आप नई, जैसे शंट वगैरह है हार्ट पेशेंट के अंदर, कोई नया अच्छा शंट, एडवांस शंट आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, किसी किस्म का कोई नया प्रोसीजर आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, किसी किस्म की कोई बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, या किसी किस्म की कोई फार्मास्यूटिकल यानी कि थेराप्यूटिक और प्रिवेंटिव जो है प्रिवेंशन वो आप यूज़ करवा रहे हो। फॉलोअप में आपके पास आ जाता है एम्प्लॉइज एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप सब्जेक्ट एट डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्टैंडर्ड मैनर विद इक्वल इंटेंसिटी अंडर द सेम गिवन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, सेम गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है वो आप देते हो। एट्रिशन में आपके पास आ जाता है इनएविटेबल लॉसेस टू फॉलो अप, यानी कि इनएविटेबल होता है मतलब नाकाबिले गुज़र, जिसकी कोई तलाफ़ी नहीं होती, ठीक है। तो एट्रिशन में मतलब कि आपके पास एट्रिशन वो प्रोसेस होता है कि जिसमें ऑल ऑफ सडन जो पार्टिसिपेंट्स हमने इनरोल किए होते हैं वो ड्यू टू एनी रीज़न रिसर्च को छोड़ देते हैं, ठीक है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, मतलब उनमें से किसी की डेथ हो सकती है, ठीक है, या कह लें कि ही और शी कैन नो मोर वांट टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च ग्रुप, ठीक है, और इन अदर सेंस यू कैन से कि जो है वो बाइसनेस की वजह से छोड़ देते हैं, मतलब ड्यू टू एनी रीज़न उनका इंटरेस्ट नहीं रहता, डेथ हो जाती है या उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते फर्दर पार्टिसिपेट करने के लिए। असेसमेंट अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में हो सकती है। बाइस जो है वो सब्जेक्ट वेरिएशन की वजह से आ सकता है, ऑब्जर्वर बाइस भी हो सकता है, एवेल्यूएशन बाइस भी हो सकता है। मतलब इफ़ यू आर वर्किंग एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर तो आप भी अपने तौर पे कह सकते हैं कि मतलब आपकी साइड से भी ये वेरिएशन हो सकती है और इवैल्यूएशन साइड से भी ये बायस आ सकता है। कैन बी करेक्टेड बाय ब्लाइंडिंग, और इसको हम ब्लाइंडिंग से कवर कर सकते हैं। अब इसी में उसने इसकी टाइप्स बताई हुई हैं, जैसे सिंगल ब्लाइंडेड है और डबल ब्लाइंडेड है, ठीक है। डबल में देखें कि डबल मास्क आ गया और सिंगल में सिंगल। अब देखते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है।
इसमें ये है, इसको आप मास्किंग भी कह सकते हैं, ठीक है। ब्लाइंडिंग को मतलब आजकल जो है वो मास्किंग भी बुलाया जाता है। सिंगल में ये है कि पेशेंट डज नॉट नो व्हाट इज द इंटरवेंशन, ठीक है। आप किसी भी किस्म की फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल किसी भी किस्म की आप इंटरवेंशन दे रहे हो तो सिंगल ब्लाइंडेड में जो है वो बिल्कुल भी नहीं उसको पता होगा पेशेंट को कि इंटरवेंशन क्या दी जा रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट डबल ब्लाइंड रेंडमाइजेशन, तो इसमें ना ही पेशेंट और ना ही इन्वेस्टिगेटर किसी को भी नहीं पता होता, दोनों को नहीं पता होता, यानी कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है पूरे के पूरे ट्रायल। उसके बाद ट्रिपल में नन ऑफ द पेशेंट, इन्वेस्टिगेटर और एनालिस्ट, ठीक है। इनमें तीनों को ही नहीं पता होता, ना पेशेंट को, ना इन्वेस्टिगेटर को, ना ही एनालिस्ट को, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जो रैंडमाइजेशन है वो आपके पास की फीचर है एंड हार्ट ऑफ द आरसीटी है, ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये कंपाउंडिंग को कंट्रोल करती है, बायसनेस को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये देखिए हार्ट बकायदा इस तरह बना के दिया हुआ है। रैंडम का मतलब है गवर्न बाय चांस, यानी कि पता नहीं कि नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है वो रैंडम नंबर टेबल के अकॉर्डिंग जवेरिया के पास आती है, निम्रा के पास आती है, प्रेस्टीज के पास आती है, ठीक है। ये तो जो वो नंबर निकलेगा, नंबर निकलने पे ही पता चलेगा। ईच सैम्पलिंग यूनिट हैज द सेम चांस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। makes intervention and control group comparable at the start of the investigation, ठीक है। each हर सैंपल यूनिट जो होता है उसके पास सेम चांस होता है, और इसमें जो इंटरवेंशन और कंट्रोल ग्रुप होते हैं वो कंपेयर होना शुरू हो जाते हैं स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन से। सो इसलिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड भी है, ठीक है। आपको कहता है व्हाई इज रैंडमाइज्ड असाइनमेंट ऑफ द इंटरवेंशन सो इम्पोर्टेंट। अब ये रैंडमाइजेशन करना जरूरी क्यों है? बिकॉज ओवरऑल इट प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर द कॉजल इन्फ्रेंस, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करती है फॉर द कॉजल इन्फ्रेंस। कॉजल इन्फ्रेंस के लिए ये आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस देती है, ठीक है। हाउ रैंडमाइजेशन इज डन बाय रीयूजिंग ऑफ द टेबल ऑफ द रैंडम नंबर्स। कंप्यूटर जनरेटेड हम एक लिस्ट निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ, यानी ओड और इवन ईयर्स, the number of their hospital record, the date at which they are invited to participate in the study, odd or even days, और alternatively into the different study groups, ठीक है। हम एक रैंडम नंबर टेबल शीट जनरेट करते हैं, ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये टेबल ऑफ रैंडम नंबर है। सिंपल, अब इसकी टाइप्स आ जाती हैं। सिंपल रैंडमाइजेशन में ये है कि आपने एक कंट्रोल ग्रुप लिया और एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप लिया। स्ट्रेटिफाइड में आपने डिफरेंट स्ट्रेटास बना दिए, ठीक है। और डिज़ाइन वेरिएशंस, अच्छा रैंडमाइजेशन का तो पता चल गया, दो तरह की होती है, सिंबल होती है और स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन होती है, ठीक है। अब जो डिज़ाइन होते हैं डबल ब्लाइंड पैरेलल स्टडी डिज़ाइन, यानी कि कॉन्करेंट पैरेलल स्टडी डिज़ाइन होते हैं और क्रॉसओवर होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये पेशेंट है, इनको रैंडमली साइन किया दो ग्रुप्स के अंदर, दोनों का फॉलोअप किया, कंपेयर किया रिजल्ट्स को। ये है आरसीटी, ये क्रॉसओवर है, यानी कि थेरेपी ये है, थेरेपी बी है। ग्रुप 1 ये ग्रुप 2, फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 2। अच्छा इसमें ये है कि जो आपके पास एक इंटरवेंशन ग्रुप होता है उसका जो कंट्रोल होता है, यही कंट्रोल इस जो है वो इंटरवेंशनल ग्रुप बन जाता है, और जो कंट्रोल है वो उसका कंट्रोल बन जाता है, यानी कि क्रॉस हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, एक दूसरे की। यानी ग्रुप 1 ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये ग्रुप 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे का कंट्रोल बन जाता है। अब टाइप्स ऑफ अगर आरसीटी की बात की जाए तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल आ जाते हैं, प्रिवेंटिव ट्रायल्स आ जाते हैं, रिस्क फैक्टर ट्रायल्स आ जाते हैं, सिजेशन एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, ट्रायल ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट्स आ जाते हैं, एंड एवेल्यूएशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज आ जाते हैं। ये ट्रायल की टाइप्स हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव, प्रोफाइलेक्टिक, थेराप्यूटिक, ठीक है। डायग्नोस्टिक में हम कोई नई चीज़ निकालते हैं, थेराप्यूटिक, प्रोफिलैक्टिक और डिवाइसेस, प्रोसीजर, रिजीम आ जाती है कोई, प्रोटोकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर ट्रीटिंग टीबी। अच्छा प्रिवेंटिव में आप जो है वो किसी किस्म की कोई प्रिवेंशन देते हैं पर्ट्यूसिस वैक्सीन पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंटिव ट्रायल के बाद सिजेशन ट्रायल, सिजेशन एक्सपेरिमेंट इसमें स्मोकिंग से रिलेटेड होते हैं।
रिस्क फैक्टर ट्रायल्स में जो है वो MRFIT की आप बात करते हो। उसके बाद ट्रायल्स ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट जैसे कि रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया है, ठीक है, लंग्स की डिजीज़ है। और एवेल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है वो आपका डॉट्स है, ठीक है, ये जो TB डॉट प्रोग्राम है, हेपेटाइटिस वगैरह डिफरेंट जो इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक जो है वो चीज़ें वो इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। आगे आ जाता है आपके पास क्लिनिकल ट्रायल को देखा जाता है, कंसर्न विद एवेल्युएटिंग द थेराप्यूटिक एजेंट मेनली ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल एवेल्युएशन ऑफ द बीटा ब्लॉकर इन रिड्यूसिंग कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, बीटा ब्लॉकर्स को चेक किया जाता है CVS की मोर्टेलिटी को चेक करने के लिए। नॉट ऑल द क्लिनिकल ट्रायल्स आर ससेप्टेबल टू बीइंग ब्लाइंडेड। इसी तरह से वो कहता है कि ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स आर ससेप्टेबल टू बीइंग ब्लाइंडेड। प्रिवेंटिव ट्रायल की बात की जाए तो ट्रायल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर, फॉर एग्जांपल वैक्सीन है। Analysis of the preventive trial must result in clear statement about benefits to community, risk involved and cost to health. Risk factor trials में investigator intervenes to interrupt the usual sequence in the development of the disease for those individuals who have risk factors for developing the disease, ठीक है। मतलब वो उन तमाम रिस्क फैक्टर्स की स्टडी करता है जो आगे जाके बीमारी को कॉज करने का मेजर जो है वो इशू बना सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन है जैसे आपके पास, जैसे कि रिस्क फैक्टर क्या है कि आप अगर हाई कैलोरी डाइट लेंगे, हाई सॉल्ट डाइट लेंगे तो CHD और कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ जाएंगे। तो प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ CHD क्या है, यूजिंग दी क्लोफाइब्रेट टू लोअर सीरम कोलेस्ट्रॉल, यानी कि आप एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे ऐसे पेशेंट्स को जैसे डिस्प्रिन है, एस्प्रिन है, ताकि जो है वो उनको आगे जाके जो है वो CHD IHD की प्रॉब्लम्स ना हो फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सिजेशन। सिजेशन मतलब सीज, खत्म करना, रोक देना। An attempt is made to evaluate the termination of the habit which is considered to be causally related to disease, ठीक है। जैसे आपको पता है स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर का एक बहुत बड़ा कॉज है, तो आप क्या करते हो, सिगरेट स्मोकिंग और लंग कैंसर को जो है वो स्टॉप करवा देते हो। ट्रायल्स ऑफ द इटियोलॉजिकल एजेंट्स में आ जाता है टू कंफर्म और रिफ्यूट एन इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। मतलब जब हमने किसी भी बीमारी से रिलेटेड जो है उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर जो है उसको कंफर्म करना हो तो तब हम ये ट्रायल करते हैं। Evaluation of the health services. Domiciliary treatment of PTB was the effective as more costlier hospital or sanatorium treatment. Efficiency and effectiveness. Efficiency जो है, does the intervention work in ideal situation, ये efficiency, efficacy है। Effectiveness होती है कि does the intervention work in real world condition. Effectiveness में real world condition में काम करता है, और अगर ideal situation के अंदर काम करें तो वो efficacy होती है। REFUTE ट्री से, दरख्त वाला ट्री। रिडक्शन इन रिस्क और एफिकेसी ऑफ द ट्रायल, रेट इन दोज हु, ठीक है, रिसीव प्लेसिबो एंड रेट हु रिसीव्ड इंटरवेंशन। अब ये क्लिनिकल ट्रायल फेजेस हैं, ठीक है, मतलब एन ओवरलैपिंग कॉन्टिनम, एक कॉन्टिनम उसने बताया। एफिकेसी जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हेन ड्रग इज वर्कड इन रियल वर्ल्ड, ठीक है, ये जो है वो आपके पास क्या होती है, एफिकेसी। इफेक्टिवनेस, सॉरी रियल वर्ल्ड नहीं, आइडियल सिचुएशन, और रियल वर्ल्ड क्या होती है, वो इफेक्टिवनेस होती है। ये सेफ फिजिबिलिटी कॉन्टिनम है, थोड़ा नीचे जाएं तो एफिकेसी, एफिकेसी क्योंकि आपको पता है आइडियल में नहीं कर सकती, इफेक्टिवनेस रियल वर्ल्ड में करेगी। सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, ये 4th लेवल पे है।
The other person इसलिए चार देना है हमारी word in error. ठीक सही तुमने जो word है ना as a lawyer सही word use किया. माशाल्लाह. The line ही है लेकिन है उसकी पूरी. अदर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन डिज़ाइन में अनकंट्रोल्ड ट्रायल आ जाते हैं, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, बिफोर आफ्टर स्टडी एंड नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल आ जाते हैं. कंक्लूजन, अब बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड पहले भी मैंने आपको बात बताया है कि वेल कंडक्टेड डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स आर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द स्टडी ऑफ एफिकेसी. एक तो ये कि ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस देती है आपका जो कॉजल इन्फ्रेंसेस हैं उनके बारे में, ठीक है. और दूसरा ये है कि ये मिनिमाइज करती है बाइस को और मैक्सिमाइज करती है एट्रीब्यूशन को, ठीक है. ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, मिनिमम बाइस, मैक्सिमाइज एट्रीब्यूशन एंड provides strong evidence regarding causal inferences. इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. क्या